नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। बॉलीवुड से इस वक्त बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। जाने माने एक्टर असरानी का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में असरानी का निधन हुआ है। बताया गया है कि असरानी पिछले काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। पिछले 5 सालों से वो अस्पताल में थे। बताया गया है कि वो फेफड़ों की समस्या के चलते अस्पताल में थे, जिसके बाद उनका निधन हुआ है। बताया गया है कि शाम 4 बजे करीब उनका निधन हुआ है। उनके निधन से बॉलीवुड में हर कोई स्तब्ध है और शोक व्यक्त कर रहा है। अक्षय कुमार, अनुपम खेर, हिमानी शिवपुरी और कई अन्य राजनीतिक हस्तियों ने नम आंखों से शोक व्यक्त किया है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवर्धन असरानी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी गोवर्धन असरानी के निधन से बहुत दुखी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर उनके निधन पर लिखा, गोवर्धन असरानी जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। एक प्रतिभाशाली मनोरंजनकर्ता और वास्तव में बहुमुखी कलाकार। उन्होंने विभिन्न पीढ़ियों के दर्शकों का मनोरंजन किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर में हुआ था। इसके बाद उन्होंने जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ाई की थी और फिर राजस्थान कॉलेज से ग्रेजुएशन भी किया। साल 1967 में फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से असरानी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वो बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आए और अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर हुए, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं और सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बॉलीवुड से ये बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। 84 साल की उम्र में एक्टर असरानी का निधन हो गया है। आपको बता दें, कई समय से वो फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित थे और शाम 4 बजे असरानी का निधन हो गया है। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। असरानी की 84 साल की उम्र में आज निधन हो गया है। और आपको बता दें, अपनी कॉमिक की टाइमिंग के लिए जाने जाते थे असरानी। हर दशक के जो उनके फैन थे आज दुख व्यक्त कर रहे हैं। व्यक्त किया है। पाकिस्तान में आतंकियों ने सरकारी बलों को लगातार निशाना बनाया है। देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए यह गंभीर चिंता का विषय बन गया है कि सेना पर हमले लगातार हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बढ़ गया है। आज बलूचिस्तान के एक हिस्से में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया, जिसमें 5 सैनिकों की जान चली गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला पाकिस्तान की सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती साबित हुआ है। यह हमला सोमवार को हुए एक और घातक हमले के ठीक बाद आया है, जब खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने सेना को निशाना बनाया था। इस हमले में भी 5 सैनिक शहीद हुए थे। वहीं स्थानीय सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 8 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया था। उस दिन टीटीपी आतंकवादियों ने सुई नौदर्स गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसके बाद वहां तैनात जवानों पर हमला हुआ। ये श्रृंखला हमलों ने पाकिस्तान में सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उभार कर रख दिया है और वहां के सैन्य नेतृत्व के लिए सिरदर्द बन गया है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली की रात के बाद सुबह लोगों के लिए दम घुटू रही। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि दिल्ली में कई इलाके रेड जोन में पहुंच गए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दी थी। हालांकि ग्रीन पटाखों की आड़ में सोमवार को दिवाली के जश्न में देश भर में जमकर अवैध पटाखे फोड़े गए। इसी वजह से दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद जहरीली हो गई। दिवाली की रात AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। नोएडा और गुड़गांव जैसे शहरों की भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, जहां आज सुबह AQI 407 और 402 दर्ज किया गया है। आंकड़ों के अनुसार औसत आयु गुणवत्ता सूचकांक AQI 451 रहा, जो राष्ट्रीय औसत से 1.8 गुना अधिक है, क्योंकि त्योहारों के दौरान प्रदूषण का स्तर और बिगड़ गया है और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर प्रदूषण का स्तर डराने वाला है। और इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता फिरोज। वसीम फिरोज, क्या खबर है? AQI इतना बढ़ गया है, क्या कारण बताया जा रहा है? जी मैं बताना चाहता हूँ, दिवाली के बाद से AQI इंडेक्स काफी ज्यादा बढ़ चुका है और उसका खामियाजा दिल्ली इस टाइम गैस चैम्बर बन चुकी है और तमाम जगहों पर
जो प्रदूषण का जो स्तर जी। है वो काफी लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिससे कि लोगों को काफी परेशानी और लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन वसीम, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी थी, लेकिन उसकी आड़ में अवैध पटाखे भी जलाए गए हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो ग्रीन पटाखों को लेकर था, और ग्रीन पटाखों से प्रदूषण रहित जो ग्रीन पटाखे थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें ब्लैक मार्केटिंग की और जो अवैध पटाखों की बिक्री ज्यादा हुई, जिसके कारण ये जो लोगों को जो दिल्ली जो निवासी हैं उनको काफी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस चीज का। वसीम, एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, क्या लोगों को खुद जागरूक होने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल, ये जो प्रदूषण है, ये एनवायरनमेंट है, ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और सब लोगों को इस काम की जरूरत है, और ये समझना है कि ये जो हवा है, ये हवा हम अपने भविष्य के लिए खराब करते हैं। जरूरत रहते हुए सुधारने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले टाइम में हमें इसका बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से ग्रैब 2 भी लगाया गया है, जिसमें काफी चीजों को बैन किया गया है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन से ज्यादा लोगों को जागरूक होने की जरूरत। जी वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बताते चले, नरेला इलाके में AQI 551 तक पहुंच गया, जो सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है। दिल्ली से सटे नोएडा में AQI 369 और गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता 402 रहा, जो बहुत खराब श्रेणी में आंका जाता है। पुणे में ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा कर इसे ऐतिहासिक धरोहर के अपमान का हमला बताते हुए विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। कुलकर्णी ने सकल हिंदू समाज और पतित पावन संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार वाड़ा परिसर में जोरदार आंदोलन किया, जिसमें नमाज वाले स्थान पर गोमूत्र और गोबर छिड़क कर शुद्धिकरण किया गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प से माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। दरअसल पुणे स्थित शनिवार वाड़ा के ऊपरी मंजिल का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में 6 से 7 मुस्लिम महिलाएं चटाई बिछाकर नमाज पढ़ रही थी, जबकि आसपास बच्चे खेल रहे हैं और पर्यटक घूम रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। मेधा कुलकर्णी ने एक्स हैंडल पर लिखा कि शनिवार वाड़ा में नमाज नहीं चलेगी, हिंदू समाज जाग चुका है, चलो शनिवार वाड़ा। उन्होंने रविवार शाम 4 बजे कस्बा पुलिस चौकी के सामने प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसके बाद विरोध पर बगीचे को बंद कर दिया गया था। कि हिंदू संगठन ने गौमूत्र से उस जगह का शुद्धिकरण किया है। पुणे से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ महिलाएं नमाज पढ़ रही हैं, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि साथ में बच्चे भी खेल रहे हैं और कुछ पर्यटक भी यहाँ मौजूद हैं। इसको लेकर जो कुलकर्णी हैं उन्होंने कहा कि ऐसे नमाज नहीं पढ़ने देंगे। पुणे वायरल हुआ है, और आपको बता दें पेशवाओं के किले में महिलाओं ने नमाज पढ़ी है। वीडियो वायरल होने के बाद जमकर बवाल हो रहा है। हिंदू संगठन ने गौमूत्र से उस जगह को शुद्ध किया है। आपको वायरल वीडियो पुणे से है। जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में अगले महीने होने वाले उपचुनाव के लिए 13 निर्दलीय और 4 महिलाओं सहित कुल 33 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। उक्त जानकारी निर्वाचन अधिकारियों ने दी। जिला जम्मू अंतर्गत नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 13 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है। वहीं जिला बडगाम स्थित बडगाम विधानसभा सीट से 20 उम्मीदवारों ने चर्चा और पर्चा भरा है। इस तरह दोनों ही विधानसभा नगरोटा और बडगाम में उपचुनाव के लिए कुल 33 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहाँ दोनों विधानसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार थी और 11 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच 22 अक्टूबर को होगी, जबकि 24 अक्टूबर को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। चुनाव के बाद मतगणना 14 नवंबर को होगी। आपको बता दें, बडगाम विधानसभा सीट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी, क्योंकि उन्होंने 2 सीट से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ने के बाद गंदेर बल सीट को बरकरार रखने का फैसला किया था। जबकि पिछले साल 31 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद नगरोटा सीट रिक्त हो गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन वापसी प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई।
इस चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चली थी। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच हुई, जिसके बाद उम्मीदवारों को 20 अक्टूबर तक अपना नाम वापस लेने का मौका मिला। पहले चरण में कुल 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चरण में कुल 1690 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। जांच के बाद 1375 नामांकन वैध पाए गए, जबकि 61 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। अब 6 नवंबर को होने वाले मतदान में कुल 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहेंगे। पहले चरण में 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं और आपको बताते चलें 61 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। 6 नवंबर को 121 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होनी है। बिहार में पूरी हो गई है नामांकन वापसी की प्रक्रिया। आपको बता दें पहले चरण में 1314 उम्मीदवार हैं, 61 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिए हैं और 121 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होनी है। और आपको बता दें ये वोटिंग 6 नवंबर को होगी। और 61 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। आपको बताते चलें 6 नवंबर को 121 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होनी है। और आपको बता दें दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। पहले चरण में 1314 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे हैं, 61 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। 6 नवंबर को पहले चरण की बिहार में वोटिंग होनी है, जो कि 121 सीटों पर होनी है। पहले चरण में 1314 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे हैं, 61 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। बिहार से आपको खबर बता रहे हैं कि बिहार में नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 1314 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं।